नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। एक्शन मोड में सीएम हेमंत सोरेन गृह विभाग और पुलिस अफसरों को दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की कानून व्यवस्था, अपराधों पर नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक और साइबर क्राइम के खिलाफ व्यापक अभियान को लेकर गृह विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए इसको सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही और उदासीनता स्वीकार नहीं होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तभी रुकेगा जब स्ट्रांग पुलिसिंग का डर अपराधियों के भीतर दिखाई दे। पुलिस का भय अपराध करने वालों में होना जरूरी है। इसे लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। झारखंड भाजपा प्रमुख ने किया मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं को योजना में शामिल करने का आग्रह। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड हाईकोर्ट के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य में कई पात्र महिलाएं मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित है। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि वे उन महिलाओं को योजना में शामिल करें जो अभी इस योजना से वंचित हैं। राज्य सरकार इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मंगलवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार लाभार्थियों को इस महीने से 2500 रुपये मिलेंगे। मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार ने उठाया ये कदम, जानिए कब खाते में आएंगे पैसे। मैया सम्मान योजना को लेकर अब बड़ा अपडेट आया है। महिला और बाल विकास विभाग ने दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का संकल्प जारी कर दिया है। इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार ने आदेश दिया है कि बजट में प्रावधान करके महिलाओं के 1000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने अपनी पिछली सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये देने का फैसला किया था। कैबिनेट ने उसी फैसले के बाद यह संकल्प जारी किया है। इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी, जिसे सरकार अनुपूरक बजट के जरिए पैसा जुटाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के दिवंगत पिता और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय एम जगन्नाथ राव के श्रद्धा कर्म में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। कहा कि मरांगबुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें। वहीं सीएम ने ट्वीट कर शासकों और अत्याचारियों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जल जंगल जमीन के रक्षक महान आदिवासी योद्धा जननायक टंडवा भील के शहादत दिवस पर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री बोले, झारखंड सरकार ने माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य में माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किए हैं और इस तरह के उग्रवाद के शेष दुष्प्रभावों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। सोरेन ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, अवैध खनन की रोकथाम, मादक पदार्थ के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और साइबर अपराध को नियंत्रण करने के मुद्दे पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बंगाल से झारखंड में आलू की सप्लाई पर क्यों लगी रोक, सीएम ने लिया संज्ञान। बंगाल में आलू को लेकर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल की कुल आलू व्यापारियों की मदद से बांग्लादेश को आलू की आपूर्ति कर रही है। दरअसल इस समय पश्चिम बंगाल में आलू की कमी है। आलू का प्रमुख उत्पाद होने के बावजूद पश्चिम बंगाल ने राज्य के बाहर आलू की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार में कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने आरोप लगाया है कि केंद्र हमारी सरकार को सूचित किए बिना कुछ आलू व्यापारियों की मिलीभगत से बांग्लादेश को आलू भेज रहा है। इसके साथ ही दाना चक्रवात और बारिश के कारण आलू की नई फसल में भी कमी आई है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल फिलहाल अपनी आलू की ज़रूरतों पर ध्यान दे रहा है और आलू को बाहर नहीं भेज रहा है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य झारखंड और उड़ीसा आलू के लिए पश्चिम बंगाल पर निर्भर है और इन दोनों राज्यों में भी आलू के दाम बढ़ने लगे हैं।
सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड बंगाल अंतर्राज्यीय सीमा पर आलू लदे ट्रकों को रोके जाने के मामले का संज्ञान लिया। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को तत्काल मामले का समाधान करने का निर्देश दिया। सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी, कुल 2025 पदों पर होनी है नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इसके तहत कुल 2025 पदों के विरुद्ध 2231 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया है। आयोग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। आयोग द्वारा चयनित इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 16 से 20 दिसंबर तक नामको में स्थित आयोग कार्यालय में की जाएगी। प्रत्येक दिन 2 पालियों में सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक तथा अपराह्न 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसके लिए क्रमांक वाइज तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। झारखंड में बच्चे के साथ सो रही महिला से रेप, दरवाजा तोड़कर घुसा हैवान, चिल्लाने पर दबाने लगा गला। झारखंड के हजारीबाग में घर में सो रही महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला अपने बच्चों के साथ कमरे में सोई हुई थी। देर रात आरोपी घर का दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस गया। वह महिला के साथ रेप करने लगा। महिला के चिल्लाने पर आरोपी ने उसे जान मारने की कोशिश की। वह उसका गला दबाने लगा, लेकिन आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे में सो रही महिला के परिजन वहां पहुंच गए। आरोपी को घर वालों ने पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी संतोष हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र की है। आरोपी दारू थाना क्षेत्र के आका कुंबा परतंगा गांव का रहने वाला है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पड़ेगी कड़ाके की ठंड, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। उत्तर भारत में एक बार सामान्य से ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना बताई जा रही है, जबकि इस साल गर्मी के मौसम में भी अत्यधिक लू चली थी। मौसम वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन और बार बार के चक्रवाती तूफान का प्रभाव बता रहे हैं। उनका कहना है कि जलवायु में हो रहा अप्रत्याशित बदलाव मौसमों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एवं ह्यूमन हेल्थ ने सभी राज्यों के मौसम में हो रहे अप्रत्याशित बदलावों के प्रति सचेत किया है। NPCCHH ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड को पत्र लिखकर अस्पतालों में विशेष तैयारी रखने का निर्देश दिए हैं। कहा कि सर्दी के दौरान प्रभावित लोगों के इलाज के लिए विशेष तैयारी रखी जाए। खासकर पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़, पलामू व रांची जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं में जरूरी उपकरणों की खरीद हो व विशेष चिकित्सा कक्ष बनाए जाएं। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना से संबंधित एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में सांसद विधायक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को 1 सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी और तब तक सोरेन को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी गई है। ईडी ने सोरेन के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दी थी कि वह एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्हें भूमि घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले के संबंध में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कई बार तलब किया गया है। झारखंड के पहल पर स्वदेश लौटेंगे झारखंड के 50 कामगार। झारखंड के कामगारों और श्रमिकों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर एक बार फिर से विदेश में फंसे 50 झारखंडी कामगारों को वापस उनके घर और गांव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी 11 से 18 दिसंबर तक सभी कामगार झारखंड लौट आएंगे। इसके लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। झारखंडी कामगारों के मलेशिया की लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत 70 कामगारों के फंसे होने की शिकायत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को 24 सितंबर 2024 को प्राप्त हुई है। बताया गया कि कामगार का 4 महीने से वेतन लंबित है। उन्हें भोजन की अनुपलब्धता और वतन वापसी की समस्याएं सामने आ रही है। मामले की जानकारी जब मुख्यमंत्री को हुई तब तक चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गया। इसके बाद इनकी वापसी की प्रक्रिया धीमी हो गई थी, लेकिन चुनाव समाप्त होने और नई सरकार गठन के बाद अब कामगारों के स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर RC प्रसाद मेहता बोले, जमीन और बालू के अवैध कारोबार के खूनी खेल से झारखंड की छवि हो रही है धूमिल।
कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता ने कहा है कि जमीन और बालू का अवैध कारोबार के खूनी खेल से झारखंड की छवि धूमिल हो रही है। मेहता जिले में 3 हत्याओं के बाद उनके परिजनों से मिलने के बाद अपने कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। मेहता ने झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द बालू घाटों की नीलामी कराकर जनता को सस्ता बालू उपलब्ध कराया जाए। साथ ही प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए हत्याओं पर विराम लगाएं। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। कोयला पत्थर के बाद अब बालू और जमीन की लूट मची है। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 में दीपक बिरुआ के मंत्री बनने की संभावना। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 में झामुमो सरकार में कोल्हान प्रमंडल से नवनिर्वाचित विधायक दीपक बिरुआ मंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। दीपक बिरुआ चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन में आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री के रूप में कम समय में शानदार कार्य किए हैं। कोल्हान के लोकप्रिय पूर्व मंत्री और चाईबासा विधानसभा से लगातार 4 बार भारी मतों से विजयी हुए हैं। दीपक बिरुआ ने कहा कि मंत्री कौन बनेगा यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी उसे पूरा करेंगे। बता दें कि दीपक बिरुआ झारखंड में दूसरे सबसे बड़े अंतर लगभग 65,000 से अधिक वोटों से निर्वाचित हुए हैं। दीपक बिरुआ पूर्व के हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कोल्हान में काफी कदावर और लोकप्रिय विधायक रहे हैं। झारखंड में भी भाजपा को झेलना होगा जदयू का हस्तक्षेप, सरयू राय ने कह दी बड़ी बात। जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल के विधायक सरयू राय ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पिछड़ने को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक भाजपा ने अकेले अपनी रणनीति बनाई। कहने को राज्य में एनडीए का नाम था, लेकिन ना तो कभी बैठकें हुई न रणनीति बनाने की आवश्यकता समझी गई। सरयू राय के रुख से स्पष्ट है कि जदयू राज्य में भाजपा का पिछलग्गू बनने के बजाय अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखेगा। सरयू राय ने कहा कि एनडीए का नेतृत्व कर रहे भाजपा की यह जिम्मेदारी थी कि वह बेहतर समन्वय बनाए। सरकार के विरुद्ध भाजपा की ओर से लगातार दिए जा रहे बयानों के विपरीत उन्होंने यह भी कहा कि पहले दिन से ही सरकार का विरोध करना गलत है, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है। विपक्ष में रहने के कारण पहले ही विरोध करने की ठान लेना ही सरासर गलत है। अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करे तो उनकी ओर ध्यान दिलाना विपक्ष की जवाबदेही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनुभवी और परिपक्व बताते हुए कहा है कि वे चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अनुभव की कमी उनके पास नहीं है। जनता के हित में अगर वे काम नहीं करेंगे तो वे विरोध करेंगे। निलंबित आईएएस अफसर पूजा सिंघल ने चल दिया गजब का दाव, क्या अब कोर्ट से मिल जाएगी जमानत। मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 6 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। मंगलवार को जेल अधीक्षक की ओर से ईडी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। उनकी ओर से बताया गया कि पूजा सिंघल 28 माह से जेल में बंद है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा सिंघल की ओर से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। पूजा सिंघल ने दाव चलते हुए जेल से ही बंदी पत्र स्वयं लिखकर कोर्ट को भेजा है, जिसमें जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पूजा सिंघल का यह दाव कोर्ट में टिक पाता है कि नहीं। इस अधिनियम के तहत कोई आरोपित जिसका पहला अपराध है और उस धारा में होने वाली अधिकतम सजा का 1/3 अंडर ट्रायल में काट चुका है तो वह आरोपित जमानत का हकदार होगा। पूजा सिंघल ने इसको लेकर जेल से ही बंदी पत्र लिखकर भेजा है। देवघर में देर रात तक बज रहे डीजे, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजाना प्रतिबंध किया गया है। इसके बाद राज्य के डीजीपी द्वारा भी सभी जिले के एसपी सहित पुलिस पदाधिकारियों व थानेदारों को यह आदेश जारी किया गया है। बावजूद देवघर में इन दिनों देर रात तक बारात में धड़ल्ले से कान फोड़ू डीजे बजाए जा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस भी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। नवंबर में 3 बार नगर थाने की पुलिस ने डीजे गाड़ी जब्त की तथा दूसरे दिन डीजे गाड़ियां थाने से आराम से छूट गई। इन मामलों में पुलिस के स्तर से क्या कार्रवाई की गई थी, इस संबंध में पुलिस मीडिया सेल से कोई जानकारी नहीं दी। बड़ा सवाल यह है कि देवघर में रात के 10 बजे के बाद डीजे कैसे बज रहे हैं और डीजे के साथ बारात कैसे निकल रही है, इसकी इजाज़त कौन और कैसे दे रहा है। रोजाना देर रात तक शहर में डीजे पर थिरकते बारातियों को देखा जा सकता है। हद तो तब होती है कि डीजे की धुन पर थिरकते बाराती सड़क जाम कर रखते हैं।